हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग हमारा जो पेपर थर्ड चल रहा था, फोर्थ तो पहले कंप्लीट कर चुके हैं, शैक्षिक नेतृत्व में प्रबंधन। ठीक है, इसके 13 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज ये लास्ट क्लास होगी पेपर थर्ड की। ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर 14 और 14, 15, 16 तीन चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। 14, 15 और ये 16। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। कक्ष प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए, शिक्षण संस्थाएं विद्यालय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र हैं। जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वह विद्यालय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र माने जाते हैं। कक्ष प्रबंधन एक संगठनात्मक कार्यप्रणाली है। क्या है जो कक्ष प्रबंधन होता है, जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, वो एक संगठनात्मक कार्यप्रणाली है। कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए अध्यापक और छात्र मूलभूत घटक हैं। कैसे हैं? कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए जो अध्यापक और छात्र हैं वो मूलभूत घटक हैं। कक्षा प्रबंधन के 4 आयाम बताए गए हैं। कक्षा आयाम के कितने आयाम बताए गए हैं? 4। शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई कक्षा है। शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई किसको बताया गया है? कक्षा को। कक्षा प्रबंधन का मनोवैज्ञानिक आयाम अभिप्रेरणा है। कक्षा प्रबंधन का मनोवैज्ञानिक आयाम किसको बताया गया है? अभिप्रेरणा को। अध्यापक कक्षा का नेता होता है। क्या होता है? अध्यापक कक्षा का नेता। कक्षा प्रबंधन में न्यूनतम बाधा और विलंब होना चाहिए। कम से कम बाधा उत्पन्न हो, कम से कम विलंब हो। विलंब मतलब देरी। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय होती है। अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय कहा गया है। जहां अभिप्रेरणा होगी वहां अधिगम होगा। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के अभाव में अधिगम अर्जित नहीं किया जा सकता। जब तक बालक के अंदर खुद प्रेरणा नहीं होगी, खुद उसको अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी, तब वो अधिगम तब तक नहीं कर सकता, क्योंकि हम जबरदस्ती किसी को अधिगम नहीं करा सकते, लर्निंग नहीं करा सकते। अध्यापक शाब्दिक और गैर शाब्दिक ढंग से अपने छात्रों को अभिप्रेरित करता है। 12 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि छात्रों की सहभागिता और अधिगम में मनोवैज्ञानिक आयाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा संस्था तथा समाज का लघु रूप होता है। जो कक्षा की संस्था है वह समाज का एक लघु रूप बताया गया है। किसको? कक्षा संस्था को। अध्यापक का लक्ष्य न केवल बाहरी नियंत्रण का प्रयोग करना होता है, बल्कि आंतरिक आत्मनियंत्रण को भी विकसित करना होता है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताया भी गया है कि एक क्लासरूम इस प्रकार से तैयार कीजिए कि उसमें 40 से 50 स्टूडेंट ही आए। इससे पहले वाले क्लास जो देखी होगी उसमें दिया था, नित्यचर्या के टूटने से कक्षा में अनुशासनहीनता भी उत्पन्न होती है। आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर, अंतर्द्वंद्व, अर्थ, प्रकार एवं स्रोत। देखिए, ग्रीनबर्ग एवं बैरन के अनुसार अंतर्द्वंद्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष यह देखता है कि अन्य पक्ष ने ऐसी क्रिया की है या करेगा जो उसकी अपनी रुचि के विरोध में है। अंतर्द्वंद्व किसी तत्व के दो या अधिक पक्षों में असंगतता के कारण उत्पन्न होता है। अंतर्द्वंद्व एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? गत्यात्मक। अंतर्द्वंद्व प्रभावित पक्षों द्वारा प्रकट या प्रत्यक्षण किया जाना चाहिए। परंपरावादी दृष्टिकोण की मान्यता है कि अंतर्द्वंद्व को उपेक्षित किया जाना चाहिए। मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण है कि अंतर्द्वंद्व सभी समूहों तथा संगठनों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण यह मानता है कि अंतर्द्वंद्व सभी समूहों और संगठनों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण 1940 से 1970 के दशकों में प्रचलित था। 9 नंबर पॉइंट कहता है कि अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण अंतर्द्वंद्व को प्रोत्साहित करने का काम करता है। अंतर्द्वंद्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। अंतर्द्वंद्व के मुख्य कौन कौन से 3 प्रकार बताए गए हैं? एक तो कार्य अंतर्द्वंद्व, संबंधात्मक अंतर्द्वंद्व और प्रक्रिया अंतर्द्वंद्व। कार्य अंतर्द्वंद्व का संबंध कार्य की सामग्री और लक्ष्य से होता है। संबंधात्मक अंतर्द्वंद्व का केंद्र अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है। संबंधात्मक अंतर्द्वंद्व का केंद्र किसे बताया गया है? अंतर्वैयक्तिक संबंध को। अंतर्द्वंद्व की गतिशीलता वार्ता में अंतर्निहित होती है।
ये आज का लास्ट चैप्टर पेपर 3 का 16 नंबर, संस्था प्रधान की अंतर्द्वंद प्रबंधन में भूमिका देखिए। विश्व में कुछ ही व्यक्ति प्रधानाचार्य से अधिक उच्च कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व रखते हैं। कुछ ही व्यक्ति हैं जो प्रधानाचार्य से अधिक उच्च कर्तव्य और उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि किसी राष्ट्र का निर्माण विधानसभाओं, कारखानों आदि में नहीं होता, बल्कि विद्यालयों में होता है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण कहाँ से होता है? विधानसभा नहीं होता, कारखाने से नहीं होता, बल्कि एक विद्यालय से होता है राष्ट्र का निर्माण। क्योंकि जब बालक पूरी तरीके से विद्यालय में ही तैयार किया जाता है, मजबूत किया जाता है, अपने भविष्य को उसको ध्यान में रखते हुए बालक को तैयार किया जाता है। प्रत्येक शैक्षिक संस्था के प्रधान का मुख्य दायित्व नियोजन करना है। प्रधानाध्यापक का प्रशासकीय गुण कुशल प्रशासक एवं कुशल संगठनकर्ता है। एक प्राचार्य के अंतर्गत उच्च चारित्र व्यावसायिक गुण नहीं है। प्रधानाचार्य के व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत राजनीतिक गुण भी नहीं आता है कि उसके अंदर कोई राजनीति हो। प्रधानाध्यापक का कर्तव्य मनोरंजन करना भी नहीं होता है। परीक्षणों के द्वारा सिद्ध कर दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य का अच्छे मस्तिष्क से उच्च प्रकार का सहसंबंध होता है। क्या सिद्ध किया गया है? कि अच्छे स्वास्थ्य का अच्छे मस्तिष्क से उच्च प्रकार का सहसंबंध होता है। विद्यालय कार्यालय से प्रधानाध्यापक का प्रतिदिन का प्रत्यक्ष संबंध होता है। जो विद्यालय कार्यालय होता है वहां से प्रधानाचार्य का प्रतिदिन का प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर में इतने ही पॉइंट्स थे और ये आपका पेपर 3 भी कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन। अब आगे देखते हैं क्या करना है। और जब 4 तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।